हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम अनअकैडमी। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत अनअकैडमी से बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। सीटीपी बाल विकास मनोविज्ञान की क्लास है साथियों, और शाम को 8 बज गए हैं। और आज 25 नवंबर सन 2020 है, शाम को 8 बज गए हैं। अब आपकी अनअकैडमी विद्या पे क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आज साथियों, जैसा आपको पता है कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज को, ये प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आप सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, और जुड़ने के साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा, और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे आते हैं साथियों, कुछ अनअकैडमी के हम ऐप पे कुछ क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। अनअकैडमी के ऐप पे प्लस कोर्सेज में भी आप यहाँ पे क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उन कोर्सेज के बारे में भी मैं आपको बता दूँ। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे यहाँ पे सीटेट का पेपर 1 जो है, ये भी फाउंडेशन कोर्स वहाँ पे चल रहा है साथियों। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और फाउंडेशन कोर्स में साथियों ज्वाइन करने से ये होता है कि आप वहाँ पे जो है सारे कोर्सेज आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में अगर आप एक बार जुड़ जाते हैं तो चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, प्लस के कोर्स हो, किसी भी तरह के कोर्सेज हो, आप सभी लोग उसको आप अटेंड करते रहेंगे। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सीटेट का कोर्स चल रहा है हमारे पास। सीटेट के कोर्स में आप ये क्लास इसलिए अटेंड करते हैं क्योंकि जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप सुपर टेट का भी क्लास अटेंड कर सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आने वाली है। आप यूपी टेट के भी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं क्योंकि यूपी टेट की भी वैकेंसी आने वाली है। और यूपी टेट के लिए भी नोटिफिकेशन आने वाला है, फरवरी में उम्मीद है कि एग्ज़ाम होगा। आपको मैं अनअकैडमी प्लस के बारे में कुछ फीचर्स बता दूं साथियों। अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वन टाइम एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है। और ये सब्सक्रिप्शन परचेज करते ही आप सभी लोग अनअकैडमी पे क्लासेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं अनअकैडमी पे कैसे क्लासेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलते रहेंगे। कंफर्टेबल तरीके से आप अटेंड करते रहेंगे जितने भी कोर्सेज मैंने बताया, चाहे सी टेट हो, चाहे फाउंडेशन कोर्स हो, सुपर टेट हो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं वो सब कुछ आपको अनअकैडमी के प्लस पे मिलती रहेंगी क्लासेस। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे प्लस पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो प्लस पे एकदम कंफर्टेबल तरीके से क्लासेज अटेंड करते रहेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज है, और टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे। एग्जस्टिव कोर्स कवरेज है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ज़्यादा ज़्यादा क्लासेस लगाई जाती हैं आपके लिए। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, लाइव टेस्ट सीरीज भी है, और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। और टीचर्स के मेंटोरशिप या आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी। और यहाँ पे टीचर्स आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। आंसर राइटिंग सेशन भी आप कर सकते हैं, अपने फीडबैक भी देते रहेंगे। जैसे मैं प्रशांत सिंह पिछले 15 सालों से आपको एजुकेशन और साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें मेरे भी अनुभवों का लाभ मिलता रहेगा। साथियों यहाँ पे आगे चलते हैं। K2SP कोड हमारा रेफरल कोड है। आप सभी लोग एक बार अनअकैडमी पे जब सब्सक्रिप्शन परचेज करने जाते हैं तो आप हमारे कोड को नहीं भूलेंगे। K2SP कोड हमारा रेफरल कोड है, जिसको अप्लाई करने से आप सभी लोग जो है सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं और अनअकैडमी के प्लस के हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पे आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का जो समय है साथियों, 1 महीने है, 3 महीने है, 6 महीने है, 12 महीने और 24 महीने। मतलब हम अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार में कम से कम 1 साल या 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन परचेज करें, जहाँ पे आप आराम से सारी क्लासेस करते रहेंगे साथियों। आप देखेंगे आप जो है सब्सक्रिप्शन जो है, मान लीजिए 1 साल के लिए ले रहे हैं तो 6,000 रुपये का है। इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे ही आप K2SP कोड, रेफरल कोड डालते हैं। आज का जो टॉपिक है साथियों, आते हैं टॉपिक पे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये प्रैक्टिस सीरीज है साथियों। आज आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हम लेकर के आए हुए हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस है, और लास्ट में आप अपने फीडबैक भी देना कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं साथियों। साथ ही साथ अब आते हैं सवाल पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा आपके सामने। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? कविता दोहराने पे, कहानी सुनने पे, कार्य पत्रकों के ऊपर, या परस्पर अंतःक्रिया पे? तो साथियों आप जानते हैं वाइगोस्की, लेव सेमेनोविच वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है,
और ये इंटरेक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के ऊपर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। कविता दोहराना, रिपीटिशन, रिकैपिचुलेशन, अभ्यास, रिहर्सल, इससे संबंधित बात जो है वाइगोस्की नहीं करते हैं। लिसनिंग, सुनने के ऊपर, ये सारी चीज़ें टीचिंग और लर्निंग में हमारे मेमोरी का हिस्सा होती हैं, लर्निंग का हिस्सा होती हैं, जो वाइगोस्की ने इसके ऊपर चर्चा नहीं की है। वर्किंग शीट्स और ये सारी चीज़ें, अभ्यास पत्र भरने के लिए वाइगोस्की यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं। जो सही आंसर है वो डी आंसर है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस समय आप अनअकैडमी विद्या पे क्लासेस देख रहे हैं साथियों। आगे चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 पे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखना या राइटिंग क्या होता है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया होती है, एक अनिवार्य कुशलता है, या एक तरह की बातचीत है, या एक अत्यंत यांत्रिक क्रिया है? तो साथियों, जो लिखना है, जो राइटिंग है, वो क्या होता है? ठीक है, हम मानते हैं कि ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि राइटिंग हमारे स्किल्स से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। और जब हम कोई भी स्किल्स सीखते हैं, कोई भी कौशल सीखते हैं, तो उसके अंदर जटिलताएं भी आती हैं। एक अनिवार्य कुशलता है, ये एक एसेंशियल जरूरी कुशलता है, ये भी सही आंसर है। एक तरह की बातचीत है साथियों, दो तरह के लैंग्वेज के बारे में आप लोगों ने डेवलपमेंट को सुना होगा। एक जब लैंग्वेज हम डेवलप करते हैं तो एक होती है रिसीविंग होती है लैंग्वेज की, जब हम लैंग्वेज को रिसीव कर रहे होते हैं, जब हम लैंग्वेज को ग्रहण कर रहे होते हैं। और एक लैंग्वेज होती है जिसको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहते हैं, जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, जो हमारे माइंड में चल रही चीज़ें होती हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। रिसीविंग में क्या होता है, मान लो आप कोई भी चीज़ सुन रहे हो, मान लो आप कान से सुन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, रिसीविंग का पार्ट होता है लैंग्वेज का। जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो मान लो, या किसी को कुछ बता रहे हो, तो ये क्या होता है, एक्सप्रेशन या अभिव्यक्त करने का पार्ट होता है। तो राइटिंग जो होती है और बोलना जो होता है साथियों, एक तरह का अभिव्यक्त या एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, जिसमें हम भाषा को बाहर निकालते हैं। तो यह भाषा जो है एक तरह की बातचीत भी है। लिखना एक तरह का हमारा बातचीत है। आप किससे बात कर रहे हैं, आपके मन में जो चीज़ें चलती हैं, आप किताब की किताब लिख देते हैं, लोग गाइड में लिखते हैं, मैगजीन में लिखते हैं, कहीं पे भी आप लिखते हैं, वो क्या होता है, आप बातचीत ही तो कर रहे हैं, आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अत्यंत यांत्रिक क्रिया है। अत्यंत यांत्रिक क्रिया का मतलब एक मैकेनिकल चीज़ होती है, स्किल्स में जो चीज़ें जुड़ी हुई होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं लिखने के लिए, तो मैकेनिकल प्रक्रिया भी होती है। तो अब यहाँ पे बेस्ट आंसर को चूज करना है। भाई ये जटिलता भी है, अनिवार्यता भी है, मैकेनिकल प्रक्रिया है, लेकिन फाइनली इसका निष्कर्ष क्या है, आप राइटिंग कर क्यों रहे हैं, उद्देश्य क्या है? तो फाइनली कम्युनिकेट करने का उद्देश्य है, कुछ न कुछ बताने का उद्देश्य है, कुछ न कुछ संचार के साथ जुड़ा हुआ मैटर है। मतलब एक तरह का इंटरेक्शन है, एक तरह की बातचीत है। चाहे आप उसके लिए जटिल प्रक्रिया में जा रहे हो, चाहे वो अनिवार्य कुशलता में जा रहे हो, चाहे उसके लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसका उद्देश्य है कम्युनिकेशन। तो राइटिंग जो है एक तरह का बातचीत है, एक तरह का इंटरेक्शन है साथियों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण के लिए जो गतिशील दृष्टिकोण होता है, गतिविधियों के माध्यम से अधिगम, या सशक्त और प्रभावी शिक्षण, या शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, या विषय गतिशील होना चाहिए। साथियों, गतिशील दृष्टिकोण का मतलब होता है डायनामिक दृष्टिकोण। डायनामिज्म, शिक्षण के लिए जो डायनामिक्स होते हैं, यहाँ पे उसके अंदर बहुत सारी गतिविधियों को हमें शामिल करना पड़ता है, जहाँ पे टीचर भी गतिशील रहे और बच्चे भी गतिशील रहे। दोनों जब डायनामिक होकर के सीखते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो वह जो है डायनामिक या गतिशील दृष्टिकोण माना जाता है। गतिशील दृष्टिकोण में सिर्फ यहाँ पे एक्टिव लर्निंग ही नहीं आता है कि भाई बच्चे एक्टिव होकर के सीख रहे हैं। एक्टिव लर्निंग डायनामिक लर्निंग का एक हिस्सा हो सकता है। यह सिर्फ टीचर ही डायनामिक नहीं होना चाहिए कि टीचर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। जहाँ पे दोनों एक्टिव है, दोनों का डायनामिक्स शामिल हो रहा है, तो यहाँ पे गतिविधियाँ जो हम करते हैं, यहाँ पे टीचर भी गतिशील हो सकता है और बच्चे भी गतिशील हो सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर गतिविधि तो बच्चे ही करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में। बिल्कुल ठीक है, गतिविधियाँ बच्चे ही करते हैं, लेकिन मान लीजिए स्पोर्ट्स का काम चल रहा हो
कोई स्किल लर्निंग का काम चल रहा हो, कोई कोलेबरेटिव लर्निंग का काम चल रहा हो, तो वहां पे टीचर भी गतिशील होता है। टीचर की भी गत्यात्मकता जरूरी होती है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पे गतिविधियों का माध्यम जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। सशक्त और प्रभावी शिक्षण जो होता है वो सिर्फ एक तरफा है, मान लीजिए टीचिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर का अपना एक विधि है कैसे वो सशक्तशील तरीके से पढ़ा रहा है, उसमें जो है गतिशीलता जो है उतना ज्यादा तरीके से व्यक्त नहीं हो पा रही है। शिक्षक ऊर्जावान है, ये शिक्षक गतिशील होने के बारे में बता रहा है कि शिक्षक गतिशील है। विषय गतिशील हो, न कि विषय कैसे गतिशील हो, मतलब विषय जो है अलग अलग विषय जो हम पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं, वो विषय की गत्यात्मकता के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर है वो गतिविधियों के माध्यम से अधिगम राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित मानी जाएगी? सही में धारा प्रवाह बोलना, स्पीकिंग फ्लुएंटली एवं करेक्टली, सही तरीके से फ्लुएंट तरीके से बोलना, या जानना समझना व लिखना, या व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, या ध्वनि संबंधी संरचना पे चिंतन करना। साथियों, जब भी हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसके अंदर ध्वनियों का बहुत बड़ा यूज होता है। ध्वनि का सबसे बड़ा जो है माध्यम जो है माना जाता है। अगर ध्वनि नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं स्टेब्लिश हो पाएगा। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग जैसे गूंगे बहरे लोग हैं, वो ध्वनि नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो सिर्फ हाव भाव की भाषा के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये बात उनके लिए है जहां आप भाषा में सुनने से संबंधित काम करते हैं, बोलने से संबंधित काम करते हैं, वहां तो ध्वनि की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कोई ब्लाइंड बच्चा है, वहां पे कोई कैसेट सुन रहा है, श्रव्य माध्यमों का प्रयोग कर रहा है, कोई वीडियो कैसेट सुन रहा है, कोई चीज सुन सुन करके वो सीख रहा है, तो वहां पे क्या है, कहीं ना कहीं ध्वनि की तो जरूरत पड़ी रही है। तो ध्वनि जो है साथियों, किसी की ध्वनि की संरचना पे चिंतन करना, ध्वनि की आवाज को पहचानना, ध्वनि के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना ही ध्वनि संबंधित जागरूकता कही जाती है, चाहे आप उसको बोलते हैं चाहे आप सुनते हैं। सही में धारा प्रवाह बोलना, यह भी आंसर गलत नहीं है। सही आप धारा प्रवाह तरीके से बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी ध्वनि संबंधित जागरूकता का आंसर बनता है। जानना समझना और लिखना जो है ये ध्वनि नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ मेंटल प्रोसेस है। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, यहाँ पे ध्वनि नहीं है। ध्वनि जो है पहले वाले ऑप्शन में है और डी वाले ऑप्शन में है। तो जो यहाँ पे सही आंसर बन रहा है कि ध्वनि की संरचना को जानना और समझना सही आंसर है। यहाँ पे डी आंसर इज द राइट आंसर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस समय आप अनअकैडमी विद्या पे क्लासेस देख रहे हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मानव विकास जो है वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव, या कुछ सीमा तक अमापनीय होता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, या सिर्फ मात्रात्मक होता है। साथियों, मानव विकास या डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। डेवलपमेंट दो तरीके से होता है। डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ भी पढ़ना पड़ता है। आप एक साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक साथ चलते हैं। तो हमें ग्रोथ को क्यों पढ़ना पड़ता है? ग्रोथ भी जो होता है साथियों हमारे फिजिकल कैपेसिटी को मापने की बात करता है, जैसे ऊंचाई, भार इत्यादि। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ग्रोथ से भी बड़ा शब्द है, एक बड़ा फेनोमिना है जिसके अंदर हम ओवरऑल जीवन की सारी चीजों के सारी घटनाओं को देखते हैं कि वो आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे शरीर की लंबाई भी आ सकती है, वजन भी आ सकता है। ये एक हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारा मानसिक विकास, हमारे बुद्धि का विकास, हमारे तर्क का विकास, हमारी भावनाओं का विकास, ये सब भी डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। तो ग्रोथ जो है इसको हम मात्रात्मक कैटेगरी में देखते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर मात्रा भी आएगी और प्लस गुण भी आएंगे। मतलब क्या हुआ? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चीजें डेवलपमेंट का हिस्सा बनती है। इसलिए कभी भी डेवलपमेंट की बात हो तो आपको बताना है यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा देता है। साथियों, एक आंतरिक फोर्स होता है, हमारे अंदर से एक ताकत आती है निकल करके
जिसके कारण हम कोई व्यवहार करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सिद्धांत कि हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली एक शक्ति, एक एनर्जी आती है, उसी कारण आप कोई काम करते हो। इसमें आपकी सीखने की इच्छा हो सकती है या कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर हमारे माइंड में रहता है जिससे हमें बल मिलता है। तो यहाँ पे अध्यवसाय या बिजी हैं आप, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं अगर, तो यह जो है आपको जो है प्रोत्साहित करता है। यह उतना सही आंसर जो है ए वाला नहीं दे पा रहा है। संवेग या इमोशन जो होता है साथियों, यह हमारा जो है भावों के अंदर अभिव्यक्ति, दुख की अभिव्यक्ति, सुख की अभिव्यक्ति क्या होती है, यह कई बार प्रोत्साहित करने के बाद भी होता है, कई बार निरुत्साहित करने के बाद भी होता है। लेकिन यहाँ प्रोत्साहन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इमोशन जो होता है साथियों अभिव्यक्ति में देखी जाती है। इमोशन एक अभिव्यक्ति होती है। इमोशन हमारी भावनाओं के अंदर बदलाव के ऊपर चर्चा करता है। तो यहाँ पे साथियों व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए हमें जो है एक विशिष्ट दिशा में भेजने के लिए यह संवेग भी उतना सही आंसर नहीं है। वचनबद्धता, कमिटमेंट भी हो सकता है कि भाई हम कोई भी व्यवहार अपने कमिटमेंट के कारण कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट के पीछे कारण क्या है? तो अगर आप देखोगे फाइनली तो सबके जड़ में जो है वो मोटिवेशन है, जिसके कारण हम एक दिशा में काम करते हैं। मोटिवेशन में हमारी आवश्यकताएं जुड़ी होती है, हमारे गोल या लक्ष्य जुड़े होते हैं, हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स होती हैं। ये सब करने से हमारे व्यवहार को दिशा मिलती है, हमारे जीवन को दिशा मिलती है और हम एक दिशा में काम करते हैं और हमारे सीखने में एक निरंतरता देती है और एक आंतरिक बल देता है मोटिवेशन साथियों। तो मोटिवेशन इज द राइट आंसर साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। प्रेरणा जो होती है, जो मोटिवेशन होती है साथियों, यह क्या करती है, हमें किसी एक मतलब संतुष्टि तक पहुंचाने के लिए हमें हेल्प करती हैं, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो है वो हेल्प करती हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या कैसी प्रेरणा होनी चाहिए। प्रेरणा का स्वरूप के बारे में पूछ रहा है कि किस तरह की प्रेरणाएं जो होती हैं हमारे इंद्रियों को संतुष्टि देती हैं, हमारे मन को संतुष्टि देती हैं और हमें एक लक्ष्य तक, गोल तक पहुंचने में मदद करती है। तो किस तरह की भावनात्मक अभिप्रेरणाएं, तो भावना तो वर्ड ही अलग है, संवेग अलग होते हैं और मोटिवेशन अलग होते हैं। संवेग अलग चीज होती है और मोटिवेशन अलग चीज होती है। मोटिवेशन जो होता है हमें ताकत देता है और संवेग जो होता है वो फाइनल रिजल्ट होता है, हमारे अंदर एक प्रदर्शन होता है जो हमारे चेहरे के माध्यम से, हमारे हाव भाव के माध्यम से दिखाई देता है। संरक्षण संबंधी प्रोटेक्शन ओरिएंटेड प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे साथियों, यहाँ पे अनुभूतियों की संतुष्टि की बात हो रही है जो हमारे गोल तक पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है, संरक्षण उन्मुखी जो है वर्ड, ये अपने आप में सफिशियंट शब्द नहीं है। सुरक्षा जो होती है सेफ्टी ओरिएंटेड, आप सेफ्टी के कारण अपने गोल पे पहुंच रहे हैं, अपने आवश्यकता को अचीव कर रहे हैं, तो ये भी उतना सही जो है वो बयान नहीं कर रहा है आंसर के लिए। अगर आप देखोगे अगर आपकी जो अभिप्रेरणाएं हैं वो इफेक्टिव हैं, इफेक्टिव अभिप्रेरणा अगर होगी तो वो हमें संतुष्ट करती है। इफेक्टिवनेस अगर हमारे अभिप्रेरणा में, तो हमें गोल तक पहुंचाने में मदद करती है। इफेक्टिव अभिप्रेरणा क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा तब तक ये इफेक्टिव अभिप्रेरणा का हिस्सा नहीं माना। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और हमने आपको पानी पिला दिया, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव अभिप्रेरणा नहीं होगी। उसके लिए हमें आपको भोजन देना पड़ेगा, फूड देना पड़ेगा। अब जैसे ही आप फूड लेंगे वैसे ही आप ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अभिप्रेरणाएं जो होती हैं हमेशा प्रभावी होनी चाहिए, उसी के कारण हम अपने गोल को प्राप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से क्या होती है? समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा या शक्तिशील शिक्षा। साथियों आप लोग समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जानते होंगे कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी की बात करता है कि सभी को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है।
सहयोगात्मक शिक्षा का मतलब होता है साथियों कि जब हम बच्चे को मौका देते हैं, इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर तरीके से सीखने के लिए, तो वहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी हम चलाते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो होती है लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लर्निंग में सभी बच्चे जो होते हैं, चाहे वो कमज़ोर बालक हो, चाहे वो कमज़ोर से ज़्यादा अच्छा बालक हो, दोनों ही सीखते हैं, दोनों की सीखने में वृद्धि होती है। वो सहयोगी शिक्षा या कोलैबोरेटिव लर्निंग कहलाता है। पृथक सेपरेट शिक्षा का मतलब हुआ कि आप बच्चों को सेपरेट तरीके से एजुकेशन देना चाहते हैं अपने उनकी क्षमताओं के अनुसार से। तो ये सभी के लिए शिक्षा नहीं हुई या इक्वल तरीके से शिक्षा नहीं हुई। सेपरेट करने का मतलब हो गया कि आप अलग अलग शिक्षा देना चाहते हैं, बच्चों को एक साथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उनको एक साथ इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, समयीकरण नहीं कर रहे हैं। ये सी वाला भी आंसर गलत है। शक्तिशील शिक्षा, पावरफुल एजुकेशन जो होता है वो ऐसा शब्द कहीं पे आता नहीं है। पावरफुल एजुकेशन की जगह जो है इफेक्टिव एजुकेशन जो शब्द है या प्रभावी शिक्षा जो शब्द है वो ज़्यादा बेहतर शब्द है। इसलिए डी वाला जो शब्द है उतना पॉजिटिव शब्द नहीं है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो समावेशी शिक्षा है, क्योंकि सभी के लिए सभी को शिक्षा मिलना, इक्वल जो एजुकेशन है वो समावेशी शिक्षा की तरफ सीधे सीधे इंडिकेट करता है। समावेशीकरण का मतलब देश के अंदर जो भी बच्चे हैं, चाहे वो सकारात्मक क्षमता वाले हैं या किसी भी तरह के क्षमता वाले हैं, चाहे वो कमज़ोर क्षमता वाले हैं, सामान्य क्षमता वाले हैं, सामान्य से अधिक है, किसी भी तरीके के बच्चे, सबको शिक्षा सबके लिए बराबर तौर पे मिलनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे साथियों। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों, शारीरिक विकास का होता है, फिजिकल डेवलपमेंट का होता है, या मानसिक विकास का होता है, मेंटल डेवलपमेंट, या सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट, या सांवेगिक विकास का होता है। साथियों शिक्षा का जो विकास होता है वो क्या होता है? तो शारीरिक विकास भी चलो हम मानते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा शिक्षित है, शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। आपने सुना होगा, तो शारीरिक विकास भी जरूरी है शिक्षा के। अच्छी शिक्षा ये भी कहती है मानसिक विकास भी जरूरी है साथियों, मेंटल डेवलपमेंट भी जरूरी है। अच्छी शिक्षा कहती है मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अच्छी शिक्षा कहती है बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ओवरऑल या मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, या हम देखेंगे सांवेगिक विकास या उसके भावनाओं का विकास होना चाहिए। सारे ऑप्शन सही है, कोई आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जैसे CCE की बात करेंगे, CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करेंगे, शिक्षा की आधुनिक शिक्षा के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर बल दिया जाता है। इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट या सी आंसर सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे साथियों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। आप सभी लोग इस समय अनअकैडमी विद्यापीठ क्लासेस देख रहे हैं। साथियों यहाँ पे आते हैं प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। साथियों आप यहाँ पे देखेंगे जो फ्लुएंसी है या इंटरप्रिटेशन है, ओरिजिनलिटी है, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होगी कि ये किसके अंदर पाया जाता है। यह गुण होता है, हमारे अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, या अपसारी चिंतन होता है, या त्वरण एक्सीलरेशन होता है, या प्रतिभा होता है। साथियों आप सभी लोगों को मैंने कुछ दिन पहले जो है टोरेंस टेस्ट के बारे में बताया था। एक टोरेंस महोदय हैं और टोरेंस जो है एक टेस्ट बताते हैं, टेस्ट करते हैं क्रिएटिविटी के लिए या सृजनशील बालकों के लिए टेस्ट करते हैं। कहते हैं कि सृजनशीलता के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो व्यक्ति जो है जिसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, मतलब वो बिल्कुल ही एक फ्लो में आगे बढ़ता है, वो ओरिजिनल आइडियाज देता है, उसके अंदर एक नेचुरलनेस होता है, यह जो होता है सृजनशीलता से करीब होती है। अब आप देखेंगे इन चारों ऑप्शन में सृजनशीलता का उदाहरण क्या हो सकता है। गुण जो होता है साथियों, गुण अपने आप में एक शब्द है जो सीधे सीधे सृजनशीलता को व्यक्त नहीं कर रहा है। अपसारी चिंतन जो शब्द है साथियों, यह डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, यह सृजनशील व्यक्तियों की योग्यता होती है। त्वरण या एक्सीलरेशन जो है अपने आप में सृजनशीलता को अभिव्यक्त नहीं करता है, या प्रतिभा या टैलेंट जो होता है ये इसके अंदर भी सृजनशीलता हो सकती है, लेकिन यहाँ पे
चूंकि अपसारी चिंतन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वह अपने आप में जो है सृजनशीलता के साथ सीधे सीधे जुड़ती है। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या अंतर होता है, प्रतिभाशाली और क्रिएटिविटी क्या होती है। तो इसके लिए अलग अलग चैप्टर हमने स्पेशल क्लासेज में पढ़ाए हैं। थिंकिंग वाले चैप्टर को आप प्लस कोर्सेज में भी जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल में इसको समझाया हुआ है। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, अपसारी चिंतन का मतलब होता है एक समस्या के बहु आयामों पे अलग अलग आयामों के बारे में सोचना, और अभिसारी चिंतन जो होता है जिसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, वह एक समस्या का एक समाधान ढूंढता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनके अंदर दोनों क्षमताएं होती हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला भी होता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला भी होता है। वो प्रतिभाशाली जो होता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में नहीं करता है, लेकिन इक्वली कन्वर्जेंट थिंकिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल है कि प्रतिभाशाली के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों आते हैं। अगर दोनों ऑप्शन अलग अलग होगा तो फिर हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है या ऑप्शन और क्या दिया हुआ। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन हो कि प्रतिभाशाली के अंदर कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो आपको सीधा आंसर रखना है कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पे साथियों जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर अपसारी चिंतन राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुमान या प्री एक्सपीरियंस या भाषा या तर्क या समस्या? साथियों चिंतन के लिए क्या आवश्यक चीजें होती हैं? चिंतन में दो चीजें होती हैं। एक तो चिंतन के अंदर एलिमेंट्स से सवाल पूछे जाते हैं कि हमारे चिंतन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और क्या क्या जरूरतें होती हैं, कैसे चिंतन का निर्माण होता है। निर्माण होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं वहां जहां से चिंतन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा बात पे। और चिंतन के अंदर पूछे तत्व क्या होता है, तो चिंतन के अंदर जैसे लैंग्वेज होती है, चिंतन के अंदर सिंबल्स होते हैं। आप पिक्चर्स के बारे में मतलब पिक्चर्स के माध्यम से चिंतन करते हैं, ये सब चिंतन के हिस्सा होते हैं। कोई कोड माइंड में बनाते हैं, कोई सिंबल बनाते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, कोई डिजाइन करते हैं, ये सब चिंतन के तत्व माने जाते हैं। चिंतन आता कहाँ से है? तो चिंतन जो होता है जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब आप किसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का हिस्सा बनते हैं, जब आप किसी उद्दीपक को देखते हैं तो आपके अंदर अनुक्रिया आता है, वहां से चिंतन आता है। या चिंतन के अनेकों सोर्सेज होते हैं, अलग अलग थ्योरीज जो है वो चिंतन में आपको बताई जाती हैं। तो यहाँ पे साथियों हमारे अंदर जो चिंतन आएगा वो समस्या या किसी प्रॉब्लम से आती है। तो आवश्यक क्या चीजें हो गई? प्रॉब्लम का होना। आप लोगों ने कोहलर वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा। कोहलर ने क्या किया था, चिंपैंजी को जो है गेस्टाल्ट लर्निंग में, इनसाइट लर्निंग में चिंपैंजी को वहां पे सीलिंग में छत पे केला लटका दिया। तो चिंपैंजी जो है केले तक नहीं पहुंच पाया, तो उसने क्या किया, उस समस्या के बारे में सोचा, और जब सोचा या चिंतन किया तब उसको समाधान निकल करके आया। तो चिंतन के लिए जो आवश्यक जो चीजें होती हैं वो समस्याओं का होना जरूरी है। अब मान लीजिए यहाँ पे समस्या ऑप्शन नहीं होता तो कुछ न कुछ तो ऑप्शन होता, उस ऑप्शन के हिसाब से फिर हम वहां पे आंसर देते हैं। मान लीजिए समस्या की जगह पे उद्दीपक होता, तो चिंतन के लिए उद्दीपकों की भी जरूरत होती है। जब आप किसी वस्तु को देखते हो तभी तो आपके अंदर बदलाव आता है, तभी तो आपके अंदर सोच बदलती है। तो बहुत सारे इसके अलग अलग ओरिजिन जो है सोर्सेज हो सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे साथियों। एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, मतलब जैसे दर्पण वाली छवि या जैसी गलतियां मिलती हैं, यह बच्चा किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? जैसे मतलब बच्चा जो है कोई भी चीज लिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो वहां पे दर्पण वाली छवि जो है वो 19 बनता है। ठीक है, 16 का 91 भी हो सकता है या कुछ भी बन सकता है। तो इस तरह से 16 का 19 भी बन सकता है। तो ये जो छवि बन रही है साथियों, ये क्या है? ऐसा बच्चा क्यों छवि देख रहा है? किताब में तो 16 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चा 91 या 19 क्यों पढ़ रहा है? ऐसा पढ़ने के पीछे क्या कारण है? अधिगम में असुविधा, अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई या अधिगम में समस्या?
तो साथियों यहाँ पे जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का ये सवाल है, अधिगम में अशक्तता है। साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं कि आप लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। आप लोगों ने लर्निंग डिफिकल्टी के बारे में भी पढ़ा होगा, लर्निंग डिफिकल्टी क्या होती है। जो सी वाला ऑप्शन है वो डिफिकल्टी के बारे में कह रहा है। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर मुझे डिसेबिलिटी और डिफिकल्टी में अंतर नहीं समझ में आता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, डिसेबिलिटी और डिफिकल्टी जल्दी से समझ में आ जाएंगी आपको। साथियों डिसेबिलिटी एक बीमारी होती है जहां पे जैसे बच्चा जो है एक अधिगम की बीमारी होती है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है। जहां पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए 16 को बच्चा 91 पढ़ रहा है, ये एक बीमारी हो गई भाई कि हमेशा ऐसे ही पढ़ रहा है क्योंकि तंत्रिका तंत्र में दोष है। वो क्या है, एक उसकी असक्षमता को दर्शाती है। कठिनाई क्या है, उस दौरान वो कठिनाई भी फेस कर रहा है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, या कठिनाई जो है कोई जरूरी नहीं कि डिसेबिलिटी के साथ ही जुड़ी हो। कई बार सीखने में कठिनाई सामान्य भी होती है। जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होता है फिर भी बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे नॉर्मली हम और आप भी कई बार सीखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो। आई होप कि आपको यहाँ पे अंतर समझ में आ रहा होगा कि सीखने की कठिनाई जो है वह किसी भी कंडीशन में हो सकती है। डिसेबल्ड चाइल्ड को भी हो सकती है जिसको बीमारी है लर्निंग की, और जिनको बीमारी नहीं है उनको भी कठिनाई हो सकती है, वो तो डिफिकल्टी हो गई। लेकिन डिसेबिलिटी जो है वो लगातार बच्चा एक ही तरीके से जो है परफॉर्म कर रहा है, उसको क्योंकि वैसी प्रॉब्लम हो चुकी है ब्रेन के अंदर, उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो साथ नहीं दे रहा है उसका, इसलिए यह लर्निंग डिसेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं साथियों। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता जो है वो किसका संयोजन होती है। अध्यापक के दृष्टिकोण से जो बच्चे यहाँ पे प्रतिभाशाली होते हैं इसको हम टैलेंटेड बालक बोलते हैं, ठीक है, टैलेंटेड होते हैं ये लोग। तो जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं टैलेंटेड, उसमें क्या क्वालिटीज पाई जाती है, ध्यान देंगे यहाँ पे। उच्च योग्यता, उच्च रचनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, या उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, या उच्च क्षमता, या उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, या उच्च वचनबद्धता, या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, या उच्च स्मरण शक्ति। आप लोगों को साथियों जोसेफ रेंजुली का मैंने एक बार बताया था। जोसेफ रेंजुली जो है ये टैलेंटेड बच्चों के लिए 3 सर्किल वाला कंसेप्ट देती हैं। 3 सर्किल का एक कंसेप्ट है जिसमें 3 घेरे वाला एक अवधारणा माना जाता है कि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके अंदर 3 चीजें होती हैं। उनके अंदर जो होती है उच्च योग्यता होती है, मतलब एबिलिटी उनकी अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। क्षमता मतलब नॉर्मल बच्चों से ज्यादा क्षमता होती है सीखने और समझने की। उच्च रचनात्मकता भी होती है, हाई क्रिएटिविटी भी होती है उनके अंदर, नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होती है। और उच्च कमिटमेंट का लेवल जो होता है साथियों यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर है। उच्च प्रेरणा, यहाँ पे मोटिवेशन के बारे में वो बात नहीं करती हैं। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, यहाँ पे साथियों उच्च योग्यता और उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता। तो यहाँ पे उच्च योग्यता और उच्च क्षमता जो होती है वो एक ही बात है। योग्यता और क्षमता जो है वो एबिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए सी वाला भी आंसर उतना सही आंसर नहीं है। डी कह रहा है उच्च क्षमता और उच्च सृजनशीलता और स्मरण शक्ति, इसमें स्मरण शक्ति अलग से जुड़ रहा है, इसलिए स्मरण शक्ति वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए आंसर है। क्षमता होती है उसकी, कमिटमेंट होता है और क्रिएटिविटी होती है, तीनों चीजें मिलकर के टैलेंटेडनेस या प्रतिभाशाली होने के जो है संकेत देते हैं। ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। शब्दों पे ध्यान रखेंगे, परवर्ती का मतलब क्या होता है तो आपको एक बार इंग्लिश वाला भी देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर द लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को परवर्ती या उत्तरकालिक बाल्यावस्था, मतलब उत्तर बाल्यावस्था का उदाहरण माना जाएगा। कौन सा एज है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे साथियों, देखेंगे 11 से 18 वर्ष, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, या 9 से
12 वर्ष। तो साथियों आप जानते हैं 11 से 18 वर्ष ये किशोरावस्था या एडोलसेंस स्टेज होता है। ठीक है, एडोलसेंस स्टेज हो गया ये। 18 से 24 ये उससे भी आगे एडल्टहुड हो गया, एडल्टहुड का स्टेज हो गया भाई। और जन्म से 6 वर्ष जो होता है ये मतलब प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था हो गया, प्री चाइल्डहुड हो गया। तो इसका मतलब 9 से 12 वर्ष जो है ये उत्तर वाला बाल्यावस्था वाला माना जाएगा। आप देखोगे 9 से 12 वर्ष इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपके एग्जाम में जो है वो एग्जैक्ट जो है नहीं देगा कि भाई एकदम 6 से लेके 11 साल वाला ही, कुछ भी ऑप्शन देगा। आपको अपने माइंड के कंसेप्ट से जो है कैलकुलेट करके निकालना है कि उत्तर बाल्यावस्था में कौन आ सकता है, पूर्व में कौन सा आ सकता है। सीखने के लिए हम इसको बांटते हैं कि भाई चाइल्डहुड के अगर स्टेजेस को बांटे तो यहाँ पे 3 से 6 साल पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 11 साल उत्तर बाल्यावस्था। तो उस हिसाब से जो आंसर है आपका डी आंसर इज द राइट आंसर। साथियों लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आज जो हम क्विज होस्ट कराने वाले हैं 9 बजे, उसका कोड हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कोड जो है अभी जनरेट नहीं हो पाया है। तो हम कोड जो है आपको अलग से सोशल उस पर ग्रुप पे, फेसबुक पे या हम टेलीग्राम पे भेजेंगे, वहाँ से आप दे सकते हैं। और आपके सुविधा के लिए खेद है जो कि आप यहाँ पे कोड नहीं मिल पाएगा आज, तो आपको कोड सीधे मिलेगा। आपको इसे फेसबुक या टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं या किसी फ्रेंड के थ्रू कोड आपको मिल जाएगा। तो आज जो है क्विज का कोड यहाँ पे आपको स्लाइड के लास्ट में नहीं मिलेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान एक भूमिका और व्यवहार के बारे में जानकारी देते हैं जो एक समूह के व्यवहार के बारे में बताते हैं। बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में किस तरह के जो है समूह की जानकारी मिलती है। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। सवाल पहले समझना है, कह रहा है कि कौन सी बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। मतलब बाल्यावस्था के समय में जो प्री चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें हमारे विकास के लिए, हमारे नॉलेज के लिए कौन सा ग्रुप जिम्मेदार होता है, कौन से लोग ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था प्री चाइल्डहुड होता है हमारा, तो आप देखोगे भाई बहन तो ठीक है, लेकिन अभी अध्यापकों का प्रवेश वहाँ पे नहीं होता है। बच्चा जैसे मान लीजिए इन्फेंसी स्टेज में है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसमें अध्यापकों का रोल अभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ए वाला आंसर उतना सही नहीं है। अध्यापक एवं साथी, अभी यहाँ पे भी अध्यापक और साथियों का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। साथी एवं माता पिता, साथियों का तो रोल नहीं है, माता पिता का रोल होता है, लेकिन यहाँ पे सी वाला आंसर जो है वो सही नहीं है। माता पिता एवं भाई बहन का रोल सबसे ज़्यादा हमारे पूर्व बाल्यावस्था के विकास में होता है। पूर्व बाल्यावस्था में चाहे वो ज्ञान का विकास हो, चाहे वो व्यवहार का विकास हो, ये वाला जो ग्रुप है, माता पिता भाई बहन वाला जो समूह है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव समूह होता है हमारे विकास के लिए। सामाजिक विकास से भी सवाल आता है, प्राथमिक सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या कहलाता है, बच्चे के प्राथमिक एजेंट कौन कौन से हैं सामाजिक विकास में, द्वितीयक एजेंट कौन कौन से हैं, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप कि आपने यहाँ पे आज सारे प्रश्नों को समझा होगा, और अगर कोई भी प्रश्न में डाउट होगा साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना और वहाँ पे भी आपको आंसर देंगे। स्पेशल क्लासेस में भी आप इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो साथियों आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास पे पूरे नए सीरीज के साथ, सीडीपी बाल विकास के क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ। नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस पे ऐसे ही काम करते रहें, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता है, ऐसा मैं मानता हूं। आपका जीवन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट फ्रेंड्स।